अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर शीमा हियर। आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि क्लासेस को मल्टीपल फाइल्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो पीछे कंपाइलर काम कर रहा होता है वो आखिर होता क्या है और इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। इस वीडियो को देखने से पहले ये लाजमी है कि आपको हेडर्स और प्रोटोटाइप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से हो और आपको ये पता हो कि डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। फर्ज करें कि हमारी मेन डॉट सीपीपी में इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर ज़ाहिर है एक इंट मेन भी है कि जिसके अंदर हमने एक क्लास को यूज़ किया हुआ है जो कि बीच में उसको डिक्लेयर किया जा रहा है और डिफाइन किया जा रहा है। उस क्लास के अंदर हमें मिलता है एक कंस्ट्रक्टर, एक फंक्शन और एक डेटा मेंबर। बहुत सिंपल क्लास है, ये सिर्फ सिखाने के लिए है, इसका कोई प्रैक्टिकल काम तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्लास पर्सन है इसको हम दो फाइल्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक है person.h और दूसरी होगी person.cpp। यानी कि जो person.h है उसमें सिर्फ डेक्लेरेशन होंगी और person.cpp जो कि सोर्स होगा क्लास का उसमें डेफिनेशन होंगी। अच्छा, तो इसको हम किस तरह से तकसीम करेंगे? डेक्लेरेशन और डेफिनेशन एक दूसरे से अलहदा कैसे हो सकती हैं? वो इस तरह से हो सकती हैं कि पहले तो हम ज़ाहिर है डेक्लेरेशन करेंगे, person.h बनाएंगे जिसके अंदर इंक्लूड स्ट्रिंग करेंगे, ज़ाहिर है क्योंकि उसमें स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर इफ नॉट डिफाइंड पर्सन देन डिफाइंड पर्सन, वही चीज़ जो हमने हेडर्स एंड प्रोटोटाइप्स की वीडियो में की थी। और फिर हम लिखते हैं क्लास पर्सन और ये क्लास की जो है पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन भी आ रही है हेडर में, लेकिन सिर्फ क्लास की आ रही है। क्लास के अंदर की जो चीज़ें हैं उनकी डेफिनेशन ही हम लिख रहे हैं, उनको हम सीपीपी फाइल में डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, तो क्लास की एक कह लें बेयर बोन्स डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी कि क्लास पर्सन, और फिर पब्लिक में हमने लिखा पर्सन कंस्ट्रक्टर और वॉइड प्रिंट जो कि एक फंक्शन है, और फिर हमने स्ट्रिंग नेम लिख दिया। और इन सब चीज़ों की हमने क्या किया? सिर्फ डेक्लेरेशन की। क्लास हुड जो है उसको हमने डिफाइन किया और उस डेफिनेशन के अंदर हमने जो क्लास के सारी चीजें होती हैं अंदर उनकी डेक्लेरेशन सिर्फ की। और फिर हमने person.cpp के अंदर ये किया कि हमने लिखा हैश इंक्लूड person.h के जाहिर है कि जो डेफिनेशन है उसको पता होना चाहिए क्लास का, उसे पता होना चाहिए डेक्लेरेशन का। तो इसलिए हमने person.h किया ताकि जो डेफिनेशन है उसे ये तो पता हो कि वो डिफाइन किस चीज़ को कर रहा है। उसके बाद हम कह रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्योंकि हम स्ट्रिंग को अंदर यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें पर्सन का जो कंस्ट्रक्टर है वो पर्सन क्लास से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए हमने लिखा पर्सन, दो बार हमने कॉलन यूज किया और उससे हमने ताल्लुक बताया कि ये पर्सन क्लास से बिलोंग करता है ये कंस्ट्रक्टर। पर्सन डबल कॉलन पर्सन स्ट्रिंग नेम दिस एरो नेम इज इक्वल टू नेम। इसी तरह हमने फंक्शन को भी किया कि फंक्शन का जो नाम है उसके पीछे पर्सन और दो कॉलन लगा, यानी कि जो भी क्लास का नाम है और फिर दो कॉलन, उस तरह से हम ताल्लुक जो है बनाते हैं। अब ये हम अगली वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करेंगे, इसका कोड लिखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में तकसीम किया है क्लास को। चलो, हमें ये तो समझ आ गई कि person.h एक फाइल, ठीक है, जिसमें डेक्लेरेशन हम करते हैं, और person.cpp एक और फाइल के जिसके अंदर हम डेफिनेशन करते हैं। कुल मिलाकर तीन फाइल्स हो गई, हेडर्स, सोर्स और एंट्री पॉइंट यानी कि main.cpp। जाहिर है कि हम तस्वर कर रहे हैं कि मल्टीपल क्लासेस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो फिर एक से ज़्यादा हेडर्स होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स फाइल्स होंगी। तो हम तस्वर कर लेते हैं कि सारी हमने हेडर्स, सारी सोर्सेज और एक फाइल main.cpp यानी कि एंट्री पॉइंट जहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा, वो ये तीन चीज़ें हमारे पास। तो अब सवाल ये आता है कि जो कंपाइलर है वो इन तीनों को हैंडल किस तरह से करता है। हेडर्स जो होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि जितनी भी सोर्स फाइल्स हैं उनको एक दूसरे का इल्म हो, मतलब जो भी डिपेंडेंसीज होंगी या जो भी हम main.cpp में यूज़ कर रहे हैं उसको उन सब चीज़ों को पता हो एक दूसरे का, उनको पता हो कि हाँ ये डेक्लेरेशंस हैं, तो लिहाजा हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाकर फिर सोर्स फाइल को हम मतलब कनेक्ट करके ना उसमें से exe फाइल बना लेंगे। सोर्स फाइल कभी भी किसी और सोर्स फाइल को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करती। सीपीपी फाइल हमेशा अलहदा जगह रहती हैं। हम हमेशा .h .header फाइल्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनमें डेक्लेरेशंस होती हैं और हमें डेक्लेरेशन से मतलब है। जब बारी आती है ना सीपीपी फाइल्स की, तो वो उनका काम है कंपाइलेशन के दौरान हमें उनकी ज़रूरत होती है, वरना हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। ऑलराइट, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फ़र्ज़ करें कि सीपीपी फाइल्स को इंक्लूड करने लग जाएं तो मल्टीपल डेफिनेशंस हो जाती हैं। मल्टीपल डेफिनेशंस को हमने अवॉइड करने, हम चाहते हैं सिर्फ एक बार डिफाइन करें किसी भी चीज़ को,
तो लिहाजा डॉट सीपीपी फाइल्स को हम कहीं इंक्लूड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ डॉट एच फाइल से मतलब है और हम उसको इंक्लूड करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अब ये जो सोर्स फाइल्स होती हैं, इन सोर्स फाइल्स का आगे से ये होता है कि जब हम इनको कंपाइल करते हैं तो इनकी ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती हैं, डॉट ओ फाइल्स जिनको हम कह सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं ये मिलकर बनाती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। फर्ज करें कि मेरा एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है और मैंने उसमें ढेर सारा कोड लिखा है और अब मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करके उससे डॉट ई फाइल बनाऊंगा। वो किस तरह से बनेगी कि वो जो जितनी भी सोर्स फाइल्स होती हैं ना वो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाएंगी और फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हैं वो मिलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगी। तो इस तरह से हमारी कंपाइलेशन हो गई। लेकिन कंपाइलेशन के बाद जब मैंने प्रोग्राम को टेस्ट किया और मैंने देखा कि कैसा प्रोग्राम है तो उसमें मुझे एक छोटा सा मसला नजर आया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस मसले को हल करूँ। तो वो एक मसला जो था वो जाहिर है मैंने फिर कोई डेफिनेशन चेंज की। तो एक सोर्स फाइल थी, डॉट सीपीपी फाइल थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोड ऐड किया या रिमूव किया या मॉडिफाई किया, उसको बदला। तो अब मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूँ। अभी मुझे कंपाइल करने में 5 मिनट लगे थे पीछे और अब मैं फिर कंपाइल कर रहा हूँ और अब मुझे फिर से 5 मिनट लगेंगे, है ना? नहीं। वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि अब जब हम कंपाइल या बिल्ड करेंगे तो जिन सोर्स फाइल्स में हमने कोई बदलाव नहीं किया वो स्किप हो जाएंगे, उनके ऑब्जेक्ट फाइल्स नहीं बनेंगे। उनके जो पिछले ऑब्जेक्ट फाइल्स बने हुए हैं पहले से उनको हम इस्तेमाल करेंगे और जो सोर्स फाइल हमने बदली सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा, डॉट ओ फाइल बनेगी और फिर वो सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर एग्जीक्यूटेबल हमें बना देंगी फटाफट। ये है ऑब्जेक्ट फाइल्स का फायदा। ऑब्जेक्ट फाइल से मुराद ये है कि एक बाइनरी फाइल होती है जो कि सीपीपी फाइल से आती है। जो कंपाइलर होता है वो एक सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में बदलता है और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हैं वो फिर मिलकर हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देती हैं। तो असल जो काम होता है वो ये होता है कि सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल तक का जो सफ़र है वो ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर जो एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। वो छोटा सा काम होता है। मुश्किल काम होता है कि ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाना, बाइनरी बनाना, और वो कंपाइलर के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। और चूंकि वो काम हमने पहले ही सारी सोर्स फाइल्स का किया हुआ है अलग अलग से, तो लिहाजा अगर हम एक सोर्स फाइल में थोड़ा सा तब्दीली ले भी आए तो अब उसको कंपाइल करना आसान होगा, उसको बनाना आसान होगा। और फिर वो जब नई सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी और फिर वो सारी ऑब्जेक्ट फाइल मिलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगी तो वो हमारा मसला हल हो जाएगा और हम वो फ़ौरन से चेक कर पाएंगे, हमें 5-10 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अभी तो हम तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। वरना कोई भी बंदा 5-10 मिनट या पता नहीं घंटा 2 घंटे वेट नहीं कर सकता कि उसकी जो है ऑब्जेक्ट फाइल तैयार हो जाए हर सोर्स की। ये बार बार हम प्रोसेस नहीं दोहरा सकते। तो बेहतर यह है कि हम जो है एक ऐसा सिस्टम बना लें कि जिसमें सोर्स फाइल को एक दफ़ा कंपाइल करें, उसका ऑब्जेक्ट फाइल बन जाए और वो ऑब्जेक्ट फाइल्स हम मिलाकर उसका एग्जीक्यूटेबल बनाएं। और अगर जिस सोर्स फाइल को हमने बदला सिर्फ उसी सोर्स फाइल का ऑब्जेक्ट फाइल बने, फिर से बाकियों का स्किप हो जाए। ये था कॉन्सेप्ट। आई होप कि मेरी ये बातें समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मदद करेगा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी कि मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं और मल्टीपल फाइल ज़रूरी क्यों है। पिछली जो हेडर्स एंड प्रोटोटाइप्स की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मेन्यू, हेडर जो है मेन्यू के तौर पे काम करता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो बात बिल्कुल सही है और वो बहुत अच्छा फ़ायदा है, लेकिन ये वाला जो फ़ायदा है ना ऑब्जेक्ट फाइल्स वाला, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और असल जो चीज़ है वो ये है कि एक तो खैर आसानी भी हो जाती है मल्टीपल फाइल्स में काम करना, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि कंपाइलेशन टाइम, जो कंपाइल करने में जो वक्त लगता है वो भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे होते हो अलग अलग से हर सोर्स फाइल की, और वो फिर ऑब्जेक्ट फाइल्स मिलकर एग्जीक्यूटेबल बनाती हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।